हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPS 7 इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड टू वर्ल्ड वॉर 1। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होने के मुख्य रीजंस बताने हैं। हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री और सोशल फैक्टर्स के साथ साथ अलायंसेस, नेशनलिज्म और आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड की असैसिनेशन को भी कवर करना है। मतलब हमें लॉन्ग टर्म और इमीडिएट दोनों कॉजेस को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। वर्ल्ड वॉर 1 यानी ग्रेट वॉर 1914 से 1918 तक चली और दुनिया की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक थी। ये जंग एलाइज और सेंट्रल पावर्स के बीच लड़ी गई। इसके पीछे एक ही रीजन नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल राइवलरी, मिलिट्री बिल्डअप, कॉलोनियल कंपटीशन और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स सभी मिलकर जिम्मेदार थे। आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड की असैसिनेशन ने इस जंग को तुरंत ट्रिगर कर दिया। मेन बॉडी। 1. नेशनलिज्म और एथनिक टेंशंस। यूरोप में 19 to 20 सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म बहुत तेज था। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देश अपनी नेशनल प्राइड के लिए अग्रेसिव पॉलिसीज ले रहे थे। बॉल्कन्स में स्लाविक नेशनलिज्म बढ़ रहा था। सर्बिया चाहता था कि सभी साउथ स्लाव्स एक साथ यूनाइट हो, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए खतरा था। नेशनल प्राइड और राइवलरी ने देशों के बीच हॉस्टिलिटी को और बढ़ाया। 2. अलायंस सिस्टम और मिलिटरिज्म। यूरोप 2 बड़े मिलिट्री ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था। ट्रिपल ऑन्टॉन्ट, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, और ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली। इस अलायंस सिस्टम ने छोटी सी लड़ाई को भी ग्लोबल वॉर में बदलने का रिस्क क्रिएट किया। मिलिटरिज्म भी एक बड़ा फैक्टर था। जर्मनी ने अपना नेवी ब्रिटेन के खिलाफ बिल्ड किया, जिससे दोनों के बीच राइवलरी और घमासान बढ़ गया। 3. इंपेरियलिज्म और इकोनॉमिक राइवलरी। अफ्रीका और एशिया में कॉलोनीज के लिए देश आपस में लड़ रहे थे। ब्रिटेन और फ्रांस का जर्मनी के साथ कई जगह टकराव हुआ। जर्मनी एक बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बन गया था और ब्रिटेन की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहा था। इकोनॉमिक और ट्रेड कंपटीशन ने मिसट्रस्ट और राइवलरी को और बढ़ा दिया। 4. इमीडिएट कॉज सैराजेवो असैसिनेशन। द 28th of June 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड की सर्बिया के नेशनलिस्ट ने असैसिनेशन कर दी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी के सपोर्ट से सर्बिया को अल्टीमेटम दिया, जो पूरा एक्सेप्ट नहीं हुआ। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। रशिया सर्बिया के सपोर्ट में आया। जर्मनी ने रशिया और फ्रांस के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, और जर्मनी के बेल्जियम इन्वेड करने पर ब्रिटेन भी वॉर में आ गया। अलायंस सिस्टम ने एक छोटी क्राइसिस को ग्लोबल वॉर में बदल दिया। कंक्लूजन। वर्ल्ड वॉर 1 के पीछे कई स्ट्रक्चरल फैक्टर्स द नेशनलिज्म, मिलिटरिज्म, इंपेरियलिज्म और अलायंस राइवलरीज। फ्रांस फर्डिनैंड की असैसिनेशन ने सिर्फ एक स्पार्क का काम किया। इस वॉर ने दुनिया के पॉलिटिकल मैप को बदल दिया, बड़े एम्पायर टूट गए और नए इंटरनेशनल सिस्टम्स उभरे। ये लड़ाई आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 2 के लिए भी ग्राउंड प्रिपेयर कर गई। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Comment on the emergence of superpowers. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाकर लिखना है कि सुपरपावर्स कैसे उभार कर आए। स्पेशली हमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के पीरियड को कवर करना है, जहां यूएसए और यूएसएसआर दुनिया के सबसे पावरफुल देश बन गए। साथ ही कोल्ड वॉर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी डिस्कस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सुपर पावर उन स्टेट्स को कहा जाता है जो मिलिट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी के लेवल पर दुनिया भर में इन्फ्लुएंस डाल सकती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए और यूएसएसआर ने अपने आप को सुपर पावर के रूप में एस्टेब्लिश किया। ये दोनों देश अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री पावर और आइडियोलॉजी की वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स को लीड करने लगे। इन्हीं से कोल्ड वॉर शुरू हुआ, जो 50 साल तक दुनिया के पावर बैलेंस को डिसाइड करता रहा। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और पोस्ट वॉर सिनेरियो। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप की पुरानी कॉलोनियल पावर्स जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी वीक हो गई।
यूएसए और यूएसएसआर विक्टर बैन कर निकले और उनके पास इकोनॉमी, आर्मी और आइडियोलॉजी दोनों की स्ट्रेंथ थी। एशिया और यूरोप के डिस्ट्रक्शन ने इन दोनों को सुपरपावर बनने का चांस दिया। 2. यूएसए का सुपरपावर के रूप में उभरना। इकोनॉमिक पावर। यूएसए की इकोनॉमी इंटैक्ट थी और वो यूरोप को रीबिल्ड करने में मार्शल प्लान के जरिए मदद कर रहा था। मिलिट्री स्ट्रेंथ। वॉर के एंड में यूएसए के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे जो उससे सबसे पावरफुल बना रहे थे। आइडियोलॉजिकल रोल। यूएसए ने डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जो बहुत देशों ने अडॉप्ट किया। ग्लोबल प्रेजेंस। नेटो बनाकर और वर्ल्ड वाइड मिलिट्री बेसिस एस्टैब्लिश करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। 3. यूएसएसआर का सुपरपावर के रूप में उभरना। मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ। यूएसएसआर के पास सबसे बड़ी आर्मी थी और 1949 तक न्यूक्लियर वेपन्स भी डेवलप कर लिए। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ईस्टर्न यूरोप में अपना कंट्रोल और वार्सो पैक्ट के जरिए अपना ब्लॉक बनाया। इकोनॉमिक मॉडल। सोवियत स्टाइल सोशलिज्म ने इनिशियल स्टेज में रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिखाए। जियोपॉलिटिकल रीच। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में सोशलिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट किया। 4. कोल्ड वॉर और बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। यूएसए और यूएसएसआर के बीच राइवलरी ने कोल्ड वॉर को जन्म दिया। ये कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर आर्म्स रेस, प्रॉक्सी वॉर्स जैसे कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान और स्पेस रेस में दिखाई दिया। दुनिया 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई। वेस्टर्न ब्लॉक यूएसए के लीडरशिप में, ईस्टर्न ब्लॉक यूएसएसआर के लीडरशिप में। नाटो और वार्सो पैक्ट जैसे अलायंसेस ने बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। 5. ट्रांसफॉर्मेशन और लेगेसी। 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया और यूएसए एकमात्र सुपरपावर बन गया जिसे यूनिपोलर मोमेंट कहा गया। लेकिन टाइम के साथ चीन, इंडिया और ईयू जैसे नए पावर्स उभार कर आए जिससे अब मल्टीपोलैरिटी की बात होने लगी है। आज के दौर में सुपरपावर का मतलब सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और कल्चर के इन्फ्लुएंस से भी है। कंक्लूजन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए और यूएसएसआर सुपरपावर्स बन कर उभरे और उन्होंने कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया को 2 ब्लॉक्स में बांट दिया। यूएसएसआर के गिरने के बाद यूएसए एकलौता सुपर पावर रहा, लेकिन आज नए पावर्स के उभरने से दुनिया मल्टीपोलर होती जा रही है। सुपर पावर राइवलरी का लेगेसी आज भी जियोपॉलिटिक्स को शेप करता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 7. What factors led to the end of Cold War? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें उन सभी रीजन्स को एक्सप्लेन करना है जिन्होंने कोल्ड वॉर को खत्म करने में रोल प्ले किया। इसमें सोवियत यूनियन की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, गोर्बाचोव की रिफॉर्म्स, अमेरिका का प्रेशर, ईस्टर्न यूरोप के अपराइजिंग्स और यूएसएसआर के कोलैप्स को कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कोल्ड वॉर एक लंबी जियोपॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल राइवलरी थी जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच 1945 से लेकर अर्ली 1990 तक चली। इस दौरान दोनों सुपर पावर्स ने आर्म्स रेस, स्पेस रेस, प्रॉक्सी वॉर्स और पॉलिटिकल कंपटीशन किया। लेकिन 1989 टू 1991 के आसपास कोल्ड वॉर खत्म हो गई। ये सिर्फ एक वजह से नहीं बल्कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और इंटरनेशनल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट था। चलिए डिटेल में देखते हैं कि कैसे कोल्ड वॉर एंड हुई। मेन बॉडी। 1. सोवियत यूनियन की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। 1980 तक यूएसएसआर की इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम इनोवेशन और एफिशिएंसी नहीं ला पाया। डिफेंस और आर्म्स रेस पे ज्यादा खर्च होने से कंज्यूमर गुड्स और वेलफेयर पे ध्यान कम हो गया। रोजमर्रा की चीजों की शॉर्टेज और लोगों की डिसैटिस्फैक्शन बढ़ती गई। कैपिटलिस्ट वेस्ट के कंपैरिजन में यूएसएसआर क्लियरली पीछे रह गया। 2. मिखाइल गोर्बाचोव और रिफॉर्म्स। 1985 में गोर्बाचोव यूएसएसआर के लीडर बने और उन्होंने ग्लासनोस्ट, ओपननेस और पेरेस्ट्रोइका, रीस्ट्रक्चरिंग जैसे रिफॉर्म्स लाए। ग्लासनोस्ट से मीडिया और स्पीच फ्रीडम आई और सिस्टम की फेलियर्स एक्सपोज होने लगे। पेरेस्ट्रोइका ने इकोनॉमी को थोड़ा मार्केट ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की, लेकिन इससे और इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। फॉरेन पॉलिसी में भी उन्होंने वेस्ट के साथ कॉन्फ्रंटेशन कम करके कोऑपरेशन शुरू की। 3. अमेरिका का प्रेशर और यूएस पॉलिसीज। रोनाल्ड रेगन ने यूएसएसआर के खिलाफ टफ पॉलिसी अडॉप्ट की, जैसे स्टार वॉर्स, एसडीआई प्रोग्राम, जिसने सोवियट्स को डिफेंस पे और खर्च करने पर मजबूर किया। अफगानिस्तान वॉर यूएसएसआर के लिए एक कॉस्टली और डिजास्ट्रस वॉर बन गई।
वेस्ट की प्रॉस्पेरिटी और कैपिटलिस्ट सक्सेस ईस्टर्न यूरोप और यूएसएसआर के लोगों को इंस्पायर करने लगी। नेटो स्ट्रॉन्ग रहा, लेकिन वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज ग्रेजुअली सोवियत कंट्रोल के अगेंस्ट हो गई। 4. ईस्टर्न यूरोप में पॉलिटिकल चेंजेस। कम्युनिज्म का चार्म खत्म हो रहा था और लोग डेमोक्रेसी और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स मांग रहे थे। पोलैंड का सॉलिडारिटी मूवमेंट, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया के रेवोल्यूशंस और ईस्ट जर्मनी के प्रोटेस्ट्स ने सोवियत कंट्रोल तोड़ दिया। 1989 में बर्लिन वॉल गिरना एक सिंबल बन गया कोल्ड वॉर के एंड का। ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी चूज करना स्टार्ट कर दिया। 5. यूएसएसआर का कोलैप्स। यूएसएसआर के अंदर है नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जैसे बाल्टिक स्टेट्स, लिथुएनिया, लातविया, एस्टोनिया और यूक्रेन में राइज हो गई। 1991 का फेल्ड कू ने सेंट्रल अथॉरिटी को और वीक कर दिया। दिसंबर 1991 में यूएसएसआर ऑफिशियली कोलैप्स हो गया और नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए। अब वर्ल्ड एक यूनिपोलर सिस्टम बन गया जिसमें यूएसए डोमिनेट कर रहा था। कंक्लूजन। कोल्ड वॉर के खत्म होने के पीछे एक साथ मल्टीपल रीजंस द सोवियत इकोनॉमी का कोलैप्स, गोर्बाचोव की रिफॉर्म्स, यूएस का प्रेशर, ईस्टर्न यूरोप के अपराइजिंग्स और यूएसएसआर का ब्रेकडाउन। बर्लिन वॉल गिरना और सोवियत यूनियन का डिसॉल्व होना इसके मेजर सिंबल्स बने। कोल्ड वॉर के एंड के बाद दुनिया एक नए ग्लोबलाइजेशन और यूनिपोलर वर्ल्ड के फेज में एंटर कर गई। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Comment on the peace movements and India's role in it. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाकर लिखना है कि पीस मूवमेंट्स क्या होते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ और उन्होंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया। साथ ही हमें बताना है कि इंडिया ने इन पीस एफर्ट्स में कैसे कंट्रीब्यूट किया, जैसे नम, डिसआर्ममेंट और यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। आंसर। इंट्रोडक्शन। पीस मूवमेंट्स का मतलब है ऐसी कलेक्टिव एफर्ट्स जो वॉर को रोकने, डिसआर्ममेंट को प्रमोट करने और नेशंस के बीच शांति बनाए रखने के लिए की जाती है। 20वीं सेंचुरी में, खासकर कोल्ड वॉर के दौरान, इनका इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद अपने गांधीयन प्रिंसिपल्स और नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी के जरिए ग्लोबल पीस को प्रमोट किया। इस आंसर में पहले पीस मूवमेंट्स को समझेंगे और फिर इंडिया की रोल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। ए. पीस मूवमेंट्स का कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन। पीस मूवमेंट्स बेसिकली एंटी वॉर और प्रो पीस कैंपेन्स होते हैं जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को अपोज करते हैं। हिस्ट्री। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोगों को वॉर के विनाश का समझ आया और शांति की तरफ बड़े मूवमेंट्स हुए। टाइप्स। एंटी वॉर प्रोटेस्ट्स जैसे वियतनाम वॉर के खिलाफ, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट कैंपेन्स, ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस से जुड़े पीस कैंपेन्स। इम्पैक्ट। एनपीटी जैसे अग्रीमेंट्स और यूएन के इनिशिएटिव्स पीस मूवमेंट्स के इन्फ्लुएंस के एग्जाम्पल्स हैं। बी. 20वीं सेंचुरी में पीस मूवमेंट्स का विकास। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएन का फॉर्मेशन खुद एक ग्लोबल पीस इनिशिएटिव था। कोल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ मास प्रोटेस्ट्स हुए। यूरोप में 1980 के दौरान एंटी न्यूक्लियर डेमोन्स्ट्रेशंस फेमस हुए। पोस्ट कोल्ड वॉर, टेररिज्म, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लाइमेट जस्टिस भी पीस एजेंडाज में शामिल हो गए। इन्फ्लुएंस। गांधी जी के नॉन वायलेंस फिलॉसफी ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मंडेला जैसे लीडर्स को इंस्पायर किया। सी. इंडिया की रोल इन पीस मूवमेंट्स। नॉन वायलेंस की लेगेसी। गांधी जी की सोच ने इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को पीस ओरिएंटेड बनाया। नॉन अलाइंड मूवमेंट (NAM). नेहरू की लीडरशिप में इंडिया नम का फाउंडिंग लीडर बना, जो कोल्ड वॉर राइवलरी से दूर रहकर पीस प्रमोट करता था। डिसआर्ममेंट। 1954 में नेहरू ने न्यूक्लियर टेस्टिंग पर स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट सजेस्ट किया था। यूएन पीस कीपिंग। इंडिया ने कांगो, कोरिया, लेबनान और साउथ सुदान में शांति बनाने के लिए ट्रूप्स भेजे। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स। इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अपार्टाइड के खिलाफ और एशिया अफ्रीका के फ्रीडम स्ट्रगल्स में सपोर्ट दिया। डी. आज के टाइम में इंडिया का रोल। ग्लोबल फोरम्स। इंडिया न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की बात करता है और अपना नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन फॉलो करता है। रीजनल स्टेबिलिटी। सार्क, बिम्स्टेक जैसे फोरम्स के थ्रू रीजनल पीस प्रमोट करता है। सॉफ्ट पावर। योगा, कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन एड के थ्रू इंडिया पीस लविंग इमेज बनाता है। चैलेंजेस। लेकिन पाकिस्तान और चीन के साथ कन्फ्लिक्ट्स की वजह से कभी कभी इंडिया की पीस इमेज पर सवाल उठते हैं। कंक्लूजन।
पीस मूवमेंट्स दुनिया को हमेशा ये याद दिलाते हैं कि शांति और कोऑपरेशन ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, ना कि वार। इंडिया ने गांधी और नेहरू के आइडियल को अपनाकर नॉन डिसआर्मामेंट और पीस कीपिंग ऑपरेशंस में अपना बड़ा योगदान दिया। चैलेंजेस के बावजूद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कॉ हमेशा से पीस और कोएग्जिस्टेंस ही रहा है। बिफोर वी एंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।